थोड़ा सा मैं आपको बस पीछे पास्ट में ले चल रहा हूँ। हमने कहा कि पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी तरल अवस्था में थी और तरल अवस्था से जैसे ही ठोस अवस्था में बदलने का शुरुआत हुआ तो उसे आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ। पहला आर्कियन, तो सब पूछेगा कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन है, तो आर्कियन सेल है। इसका निर्माण 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, जस्ट उस आर्कियन सेल में ही हमने देखा कि अग्नेय सेल का ही रूप होता है। अग्नेय सेल क्या होता है कि प्राथमिक सेल होता है, ये हमने बताया आपको, याद रिकॉल करा रहा हूँ। प्राथमिक सेल होता है और वह धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर के हिसाब से अग्नेय सेल रूपांतरित सेल में, अपसादी और रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाने का कार्य करता है। यहाँ तक हमने बात बताया। तो फिर हमने कहा कि बिहार में भी देखेंगे कि आर्कियन सेल जो है सबसे प्राचीन सेल समूह है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कहा कि भाई आर्कियन सेल का एग्जाम्पल किधर है, आपका मन में अब बात आ रहा होगा कि सर आर्कियन सेल समूह का जो एरिया है, संरचना, वो किस किस तरफ देखते हैं। तो आप जब गया चल जाएंगे या चल जाएंगी बराबर की पहाड़ी देखने के लिए, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा राजगीर की पहाड़ी मिल जाएगा, बांका की मंदार पर्वत, ठीक है, बिहार शरीफ, मुंगेर, इन क्षेत्रों में जितने पर्वत हैं वह सब के सब प्राथमिक सेल का उदाहरण है, या आप अग्नेय कहिए या फिर आर्कियन सेल समूह का उदाहरण, संरचना का उदाहरण आपको प्रस्तुत करता है। यहाँ तक कि हमने आपको बात लिखा है। इस सभी का जो हम पर्वतों का नाम लिखा है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम ऊंचाई 200 से 700 मीटर तक होता है। खड़गपुर की पहाड़ी में जाएंगे तो 450 मीटर तक की ऊंचाई है। फिर हमने कहा कि जब हम लोग देख रहे थे तो बिंद क्रम की चट्टानें, वह हम लोग बांटे थे दूसरा हिस्सा, 4 हिस्से में बांट का अध्ययन किया था भूगर्भिक संरचनाओं को। तो बिंद क्रम की चट्टानें, बिंद क्रम की जो चट्टान है आपको कैमूर और रोहतास में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, कैमूर और रोहतास में मिल रहा है। यह क्या है कि समुद्री निक्षेप के कारण यहाँ पे आप जाएंगे इस पठार के आसपास में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर मिलेगा। इसका मतलब है कि जो मुंगेर वाला आपको ये कैमूर वाला एरिया है वहाँ पे समुद्र था, समुद्री निक्षेप के कारण ही कैमूर का पठार या रोहतास के पठार का हिस्सा का निर्माण हुआ। वहाँ पे समुद्र था। बात समझ में आ रहा होगा कि उस जगह पे एक समय था जहाँ पे समुद्र था और इसी निक्षेप से उसका निर्माण हुआ बिंद क्रम की चट्टाने का। और आपसे पूछेगा कि जो कैमूर का या रोहतास का पठार है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, गौर से सुनते चलिए, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर इसके लिए फेमस है। समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज बताइए कि वहाँ कौन सा उद्योग लगेगा, सीमेंट का उद्योग लगेगा। जब भी लगेगा बंजारी सीमेंट का उद्योग वहीं ना लगेगा, जैसा रॉ मटेरियल होगा जैसा वहाँ पे उसी हिसाब से आपका उस एरिया में लगने का काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि टर्शियरी काल या तृतीय काल, समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि हम 7 करोड़ के आसपास पहुंचे हुए हैं। समझ में आ रहा होगा। हिमालय का निर्माण 7 करोड़ पहले हुआ। 33 भूसन्नति का आप लोग सिद्धांत पढ़े होंगे। 33 सागर के बारे में, इंडो बढ़ाए नदी का नाम सुने हुए, क्योंकि अब यहाँ नहीं बताऊंगा कि जो लोग पीछे भूगोल पढ़ेंगे उनको पता होगा इंडो बढ़ाए नदी किधर बहती थी और कैसे कैसे आपका लिंक टूटा, जो हिमालय का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा होगा। यहाँ हम आपको इतना ही बताएंगे कि टर्शियरी काल में कि हिमालय का निर्माण हुआ। पहली बात याद रखिएगा कि हिमालय का निर्माण हुआ। और इसी समय में तृतीय काल के चट्टान ही आपको दिखाई पड़ेगा चंपारण में। कहाँ, चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी को आप देखेंगे और रामनगर दून, ठीक है। तो हिमालय का यहाँ मुर्दार पर्वत का निर्माण हो रहा है, नवीन वलित पर्वत है ये हिमालय। तो चंपारण में जब जाएंगे तो सोमेश्वर श्रेणी दिखाई पड़ेगा और सबसे उसकी ऊंची जो चोटी है वह 874 मीटर है। सबसे पूछेगा कि बिहार में कौन सा सबसे ऊंची चोटी है, तो सोमेश्वर की श्रेणी। क्या चोटी की ऊंचाई है, तो 874 मीटर, ठीक है। वहीं पे देखेंगे चंपारण का भी मैप में लोकेट होगा एरिया, सारा एक साथ पढ़ाने के बाद। रामनगर दून, तो रामनगर जो श्रेणी है उसकी ऊंचोटी 240 मीटर है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, 240 मीटर वाला भी नहीं पूछा है। यहीं पे आप देखेंगे कि नदी के बहाव के कारण वहां जाएंगे सोमेश्वर श्रेणी। और दून घाटी है 24 किलोमीटर लंबा। आप लोग पश्चिमी चंपारण का जब एसडीएम हो जाएंगी या डीएसपी हो जाएंगे या पंचायत पदाधिकारी हो जाएंगे तो जब वहां जाएंगे तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा दून घाटी। वहां क्या है, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में, इस दोनों के बीच में 24 किलोमीटर की घाटी है। दून घाटी विकसित है, इस दोनों के बीच में 24 किलोमीटर तक दून घाटी विकसित है। समझ में आ रहा होगा।
तो इसका मतलब है कि दून घाटी यहाँ भी है चंपारण में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच में नदी का बहाव है, इसी बीच में नदी का बहाव है। यहाँ पे आप जाएंगे, हम नहीं लिखा है उतना कोई जरूरी, हरहा नदी मिलेगा। हरहा नदी है आपकी तरफ, हरहा नदी का बहाव मिलेगा और उसी कारण से वहाँ पे दर्रे का निर्माण हो गया है। हरहा नदी के बहाव के कारण ही दर्रे का निर्माण हो गया है। वहाँ पे कुछ दर्रे दिखाई पड़ेंगे, सोमेश्वर दर्रा, मीरवान दर्रा और मवात दर्रा। पूछेगा कि यह सारे दर्रा किस क्षेत्र में है, तो सोमेश्वर श्रेणी में है। कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, तो पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ तक के बात आप सबको एग्जैक्ट बात समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नदी संरचना में यहाँ से आप सतर्क रहने की जरूरी है कि यहाँ से भी आपको मिला के ज्योग्राफी का बहुत सारा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ हमने कहा कि ये जो क्वाटरनरी पीरियड है इसमें क्या है कि संपूर्ण गंगा के मैदान का निर्माण हुआ, संपूर्ण गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। तो गंगा मैदान का मतलब होता है जलोढ़ मृदा वाला एरिया होगा, ठीक है, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा को आप देखेंगे बांगर खादर मृदा, तो वो कैसे चलता है ये आपको पता होगा, ज्योग्राफी पढ़े होंगे। तराई के नीचे वाला जलोढ़ मृदा होता है, तराई का ऊपर वाला जो आप देखेंगे उसका एनसीईआरटी बहुत बारीकी से बटा है कि 10 से 20 किलोमीटर वाला जो रेंज होता है हिमालय के शिवालिक के नीचे, उसको तराई का मैदान कहते हैं। वहाँ बड़े बड़े जंगल आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर भी आपको वहाँ जमा हो जाता है नदियों के द्वारा, नदियाँ विलुप्त हो जाती है तराई के मैदान, दलदली हिस्सा होता है। और फिर वहाँ से तो क्या होता है, कुछ समय के बाद नदी वापस आ जाती है। तो हमने कहा कि संपूर्ण गंगा का मैदान का निर्माण इसी काल में यानी कि प्लेस्टोसीन और होलोसीन में हुआ था। समझ में आ रहा होगा, गंगा के मैदान का निर्माण पूछेगा कि कब हुआ, तो प्लेस्टोसीन और होलोसीन में हुआ था। यह समान ज्ञान का जानकारी दे रहा है, आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा। बिहार का 95% जो चट्टान है या संरचना इसी काल का है, चतुर्थक काल का है, आप देख ही रहे होंगे। इसमें जो औसत ऊंचाई आपको मिलेगा 160 मीटर से 120 के बीच मीटर के, यानी 120 से 107 मीटर के बीच में। समझ में आ रहा होगा। इसकी ढाल पश्चिम से पूरब होगा। कैसे होगा, पश्चिम से पूरब। अभी हम लोग बनाए हैं मैप, तो थोड़ा सा आपको ऐसे ढलान दिखाई पड़ेगा, जब देखेंगी देखिए तो उसका है ना ढलान पश्चिम से पूरब। बिहार का जो संरचना है पश्चिम से पूरब की तरफ ढाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो पश्चिम से पूरब की ढलान है और इसमें भावर, तराई, बांगर और खादर संरचनाएं दिखाई पड़ेंगे। इसमें जब आप देखेंगी बिहार के संरचना को जो और चतुर्थ काल में देखा जाएगा, तो ये चारों प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक की बात आप लोग समझ चुके हैं, किसी को कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर हो गया। भावर बता रहे हैं, भावर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, अभी बताते हैं फिर आपको। पहले आप आगे का काम कीजिए। बिहार का प्राकृतिक विभाजन शीर्षक लगाइएगा। भूगर्भिक संरचना देखे तो बिहार का प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल आधार पर विभाजन कैसे कर रहे हैं इसने बताया। तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, कुछ यहाँ हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र का चर्चा किया, विशाल मैदान का क्षेत्र का चर्चा कर रहा है, दक्षिण का सीमांत पठार, समझ में आ रहा होगा, दक्षिण का सीमांत पठार, यह इस तरीके से बांट दिया है, ठीक है। अब पूछेगा कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, तो हमें पहले भी आपको बता दें, इसको बहुत ज्यादा 53 मीटर, कोई समस्या नहीं आपको। और यहाँ 3 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा है जी। प्राकृतिक विभाजन जब किया गया तो 3 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा, उत्तर शिवालिक का श्रेणी और तराई प्रदेश, समझ में आ रहा होगा। दूसरा बिहार का विशाल मैदान, ठीक है, और दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। पूछेगा कि बिहार का जो विभाजन किया गया है प्राकृतिक आधार पर, तो 3 तरीके से किया कि उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई प्रदेश, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार का विशाल मैदान, यही हम विशाल मैदान बता रहे थे आपको। इस एरिया को छोड़ के, इस एरिया को आप छोड़ देंगे, यहां वाला उत्तर का, और दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। बात समझ में आ रहा होगा कि अपने भारत में बिहार को जरा देखिए, उसकी खूबसूरती कितना बेहतर है कि हमने आपको समझाया कि जरा देखा जाए कि जब नेचर ने बनाया था इसको तो शिवालिक श्रेणी, तो अभी यहां आप समझना पड़ेगा, ऐसे समझिए, ये बृहत हिमालय का देखेंगे तो बृहत हिमालय के बाद बीच में देखेंगे लघु हिमालय और लास्ट में शिवालिक हिमालय, ठीक है।
लास्ट में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। और शिवालिक हिमालय के नीचे जब आएंगे तो यहीं पे आपको तराइन का मैदान दिखाई पड़ेगा। यह 10 से शिवालिक के नीचे 10 से 20 किलोमीटर का एरिया होता है, 10 से 20 किलोमीटर का रेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या होता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां तराई के मैदान में हिमालय से निकलने वाली नदियां यहाँ विलुप्त या लुप्त हो जाती है, बड़े बड़े पत्थरों को जमा कर देती है। ठीक है, और तराई के जस्ट आप अगला हिस्सा देखेंगे, मैदान का हिस्सा होता है जहां फिर पुनः वो छोटा छोटा धारा के रूप में निकलने का कार्य होता है। समझ में आ रहा होगा। तो यह तराई का मैदान, तो हमने कहा कि बिहार में भी आप देखेंगे तो यह जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर शिवालिक श्रेणी का तराई, तो यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा सोमेश्वर श्रेणी जो है यह शिवालिक पर्वत का क्षेत्र है। यह जो एरिया दिखाई पड़ रहा है शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है। पूछेगा किसका हिस्सा है? शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी एरिया में आपको तराई का एरिया, तराई में दलदली क्षेत्र होता है, बड़े पौधे होते हैं, घनाकार पौधे वहां आपको दिखाई पड़े, जंगल ज्यादा होगा। समझ में आ रहा हो ना। इसीलिए हमने कहा कि अति सघन वन वहां मिलेंगे। 70 सेंटीमीटर जो सघनता है, अत्यधिक वाला एरिया है, 70 से अधिक, वह क्या होता है? वो अति सघन वन हम बोलते हैं, कल हम लोग बताए थे क्या। तो यह चीज आपको याद होना चाहिए। दूसरा चीज कि शिवालिक का हिस्सा है, यह शिवालिक का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि शिवालिक का हिस्सा है तो इसका क्षेत्र है उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। यह हमने आपको बताया 3 हिस्से में बांटने के बाद। इसका जो क्षेत्रफल है 856 वर्ग किलोमीटर से 586 वर्ग किलोमीटर से 932 वर्ग किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में सबको आ रहा है। ये एरिया जो आपका ये वाला एरिया है, उसी एरिया का क्षेत्रफल हमने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि इसका 3 उपक्षेत्र है, तो रामनगर, शिवालिक श्रेणी का रामनगर, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी। तो यहां हमने अभी जस्ट बताया है इसका डिस्टेंस क्या था 700, ये सोमेश्वर श्रेणी में बताया आपको 774, समझ में आ रहा होगा, अभी जस्ट बताया हूं। और दून घाटी जो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोनों के बीच में, उसे हरहा नदी, हमने पीछे भी चर्चा किया है तो उसे फिर रिपीट लिखाने की कोई जरूरी नहीं है। हरहा नदी जो है बहती है और यहीं पे आपको दिखाई पड़ेगा कि हरहा नदी घाटी, दून घाटी को हरहा नदी घाटी कहते हैं। यहीं पे हमने बताया कि हरहा नदी के कारण ही कुछ दर्रे का निर्माण हो गया है। समझ में? मवाद दर्रा और उसके बाद 2 और दर्रा है, सुमेश्वर दर्रा, मवात और मारवान दर्रा। यह दर्रे का निर्माण हो चुका है। तो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि यह जो शिवालिक श्रेणी का एरिया कौन है, तो आप उत्तर पश्चिम का एरिया है, सीधा बताना है। और सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून, ये जितना जो है शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। अब यहीं का दूसरा हिस्सा लगाइए, विशाल मैदान, दूसरा एरिया। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? प्रिया, प्राकृतिक आधार पर जो हम बांटने का काम किए थे, तो एक तो जो पर्वतीय क्षेत्र था उसके आधार पर बांटा, वहां हमने बताया कि क्या प्रक्रिया चल रहा था। दूसरा हमने कहा कि विशाल मैदान का क्षेत्र, तो विशाल मैदान का क्षेत्र जब देखेंगे बिहार का, तो क्षेत्रफल इसका कितना, 96% के आसपास में पूरा विशाल मैदान है। अब विशाल मैदान है तो आपको पता है कि हिमालय या प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए जो मलबा होगा, मलबा निक्षेप होगा, उसी से इस मैदान का निर्माण हुआ होगा। और यहां जाएंगे तो औसत ढाल इस मैदान का 64 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर होगा। इस मैदान का बात करें, गहराई 1000 से 1500 मीटर। ऐसे ही सब पूछेगा नहीं आपसे, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि समझा हुआ चीज आपको क्लियर करेगा। गंगा नदी 2 हिस्से में, विशाल मैदान को गंगा नदी 2 हिस्से में बांटेगी, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। उत्तरी गंगा का जो मैदान है, आप लोग बहुत बार हमने मैप, इसीलिए मैं बार बार अभी सामने मैप भी लगा हुआ है, तो तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया प्रमंडल और भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल तक क्या है कि 57,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। उस एरिया का, गंगा का उत्तरी एरिया जब आप देखेंगे ऊपर से, तो इतना बड़ा एरिया। अब देखिए अनुमंडल, आप एसडीएम हो जाएंगे, आप अनुमंडल मिलेगा।
डीएसपी हो जाइएगा, अनुमंडल मिलेगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो यही एक ऐसा पढ़ाई है कि आपका पहचान सबसे अलग कर देगा। ये लड़ाई ही आपके आइडेंटिटी, अपना पहचान अलग करने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। तो इस बिहार को समझिए, बिहार का ज्योग्राफी अच्छे से समझ जाएंगे, सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि यह क्रमशः गंगा का मैदान है उत्तर में, ऊपर वाला जब देखेंगे तराई और दलदली भूमि वाली उप तराई की मेखला में विकसित है। ऊपर हिमालय का जो एरिया आप देखेंगे, अभी जो हमने बताया है उसको कि शिवालिक एरिया का जो हिस्सा है उसके जस्ट नीचे आपको तराई में ही आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ जो है भाबर, तराई का एरिया, भाबर भी बोलते हैं उसको, तराई वाले एरिया को, क्योंकि यहाँ दलदली मृदा होगा। ठीक है, यहाँ दलदली, क्योंकि नदियाँ यहाँ विलुप्त सा हो जाती है, तराई मैदान में आते आते नदियाँ विलुप्त सा हो जाती है। यहाँ पीछे भी आपको चर्चा किए हैं। तो इस क्षेत्र में कई प्रकार की, उत्तरी मैदान को जब देखेंगे तो कई प्रकार की भू आकृतियां दिखाई पड़ेगी। विशेष आकृतियां कौन कौन है? तो दियारा प्रदेश। ठीक है, जब बाढ़ आता है, आप देखेंगे पटना में जैसे बाढ़ आ गया होगा, तो हाजीपुर वाला एरिया में आप जाएंगे तो विशेष प्रकार का एरिया आपको दिखाई पड़ेगा, बालू भी होगा और चारों तरफ से पानी भी होगा। इस प्रकार का कोई एरिया दिखाई पड़ रहा हो तो आप दियारा प्रदेश कहिएगा। तो पूछेगा आपसे कि दियारा प्रदेश जो विशेष प्रकार की आकृति है, भू आकृति, वह किस क्षेत्र का है? तो आपको जवाब देना है कि यह उत्तरी गंगा के मैदान में दियारा प्रदेश देखा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान के क्षेत्र में दियारा प्रदेश देखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। फिर हमने कहा कि यह उत्तरी गंगा के मैदान में देखेंगे कि प्रादेशिक विभिन्नताओं के कारण जो स्थलाकृतियां हैं, उस स्थलाकृतियां के कारण क्या होता है कि कई प्रकार की प्रादेशिक विभिन्नताओं के कारण अलग अलग आकृति दिखाई पड़ेगा। तो आकृति में उपतराई, हमने बताया तराई का मैदान, उपतराई, चौड़, तटबंध, दियारा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दियारा या तटबंध प्रकार की आकृतियां किस क्षेत्र में दिखाई पड़ती है? तो सीधा आपको जवाब देना है कि उत्तरी मैदान जब आप पढ़ रहे हैं, यहीं से आगे आपको रिवर आसानी से समझ में आ जाएगा, मृदा भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सीधा कहना है कि सर देखिए, तराई, उपतराई, चौड़, तटबंध, आपने दियारा प्रदेश जो भी बताया था, सब उत्तरी मैदान की विशेष स्थलाकृतियां हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, यहां तक की बात हमने बताया। फिर हमने कहा कि उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसमें आप देखेंगे तो द्वाब, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम द्वाब कहते हैं। प्राचीन भारत में भी हमने द्वाब का चर्चा किया है, इसलिए आप सबको पता होगा कि हमने जब इतिहास पढ़ाया तो वहाँ भूगोल ज़्यादा पढ़ाया था, इतिहास कम भूगोल ज़्यादा पढ़ाया था, इसलिए आपको प्राचीन भारत का इतिहास डाइजेस्ट हुआ था। तो देखेंगे कि यहाँ जब उत्तरी मैदान को आप दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे घाघरा गंडक द्वाब, ठीक है, फिर गंडक कोसी द्वाब और कोसी महानंदा द्वाब, लास्ट में महानंदा। जब उत्तर से आप चलेंगी उत्तर में तो देखेंगे सरयू घाघरा नदी सारण में आके मिल रहा है, छपरा। फिर ऊपर से आएंगी तो गंडक नदी जो सीमा बनाते हुए, दोनों उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हुए, वह पश्चिमी चंपारण से होते हुए आ रही है। समझ में आ रहा होगा, पश्चिमी चंपारण, गोपाल, सिवान नहीं, शायद सिवान नहीं जाती है वो, ठीक है, हाँ नहीं जाती है। और पश्चिमी चंपारण गोपालगंज, पूर्वी चंपारण वो जो ऊपर से आ रही है गंडक, और आपको सारण वैशाली होते हुए क्या करती है, सोनपुर के आसपास में फिर गंगा से मिल जाती है। तो हमने दो नदियों के बीच का द्वाब, फिर हमने कहा गंडक कोसी द्वाब। तो गंडक के जस्ट बाद आप देखेंगे बूढ़ी गंडक के जस्ट बाद आपको दिखाई पड़ेगा बागमती से जस्ट आप आगे चलेंगी तो कमला जो कोसी में मिलती है, बागमती बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। बात समझ में आ रहा होगा कैसे चलना है नदियों को लेके। हाँ, कमला जो कोसी में मिल जाएगी, और लास्ट में है कि कोसी के बाद आपको महानंदा जो सबसे पूर्वी नदी है। पूछेगा, आईएएस ने भी पूछा है, बीपीएससी पूछने की संभावना है कि सबसे लास्ट और पूर्वी नदी कौन सी है, तो महानंदा। समझ में आ रहा होगा, महानंदा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के हिस्से से होकर बहती है और गंगा नदी से मिलने के बंगाल की खाड़ी पर पहुंचते पहुंचते मिलती है वो। समझ में आ रहा होगा। तो महानंदा सबसे पूर्वी नदी।
तो इस प्रकार की दोआब आप देखेंगे उत्तर बिहार में। फिर हमने कहा कि नदी धाराओं द्वारा निर्मित चौड़ एवं क्षारण अपनी विशेषता है। मतलब कहा कि चौड़ या क्षारण, जहां क्या होता है कि नदी क्या होता है कि नदी के मुहाने के आसपास के हिस्से में कोई स्थल जो है थोड़ा सा डीप स्थिति में होगा, गहरा होगा, वहां पानी जम जाता है। पानी वो वेटलैंड टाइप का एरिया हो जाता है, छोटा सा ही। वह क्या होगा कि और बरसात जैसे समाप्त हो जाएगा तो गर्मी के मौसम में वो धीरे धीरे सूखने लगता है। मछली पालन वहाँ पे ज़्यादातर चौड़ में देखेंगे कि मछली पालन होता है। मछली पालन या डीप है तो मछली मिलेगा ही, और भी प्रजाति की चीज़ मिल जाएंगे वहाँ पे, केकड़ा, घेंगा सब मिल जाएगा वहाँ पे। तो चौड़ एक अपनी विशेषता नदियों के कारण ही